लेसन 6 वीडियो संख्या आपकी आज 3 है। हम पढ़ रहे थे कि जो क्रांति हुई थी वाणिज्यिक जो क्रांति थी, उस क्रांति के उदय के कारण क्या थे। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे व्यापार के वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, संगठनों के, राष्ट्रों के। तो उस व्यापक जो परिवर्तनों को ये हमने जो है वाणिज्यिक क्रांति का नाम जो है हमने दिया था। तो उसके उदय के कारण क्या क्या थे, उसके पीछे क्या क्या जो है वजह रही। तो अनेक जो है उस समय में परिवर्तन हो रहे थे 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ये हम पहले ही पढ़ाए हैं कि क्या परिवर्तन हुए थे। उसी समय में धर्म सुधार आंदोलन चला था, पुनर्जागरण हुआ था, विज्ञान की, भूगोल की जो है काफ़ी सारी खोजें हुई थी, निरंकुश राज्यों का उत्थान हुआ था, सामंतवाद का पतन हुआ था, नगरों का उदय हुआ था। ये सब चीज़ें हम पढ़ आए हैं। तो इसने विशेष तौर पर जो प्रभाव डाला वो आर्थिक जीवन पर डाला। आर्थिक जीवन में भी व्यापार और उद्योग में जो है विशेष जो है परिवर्तन जो है इस समय हुआ। तो उसके कारण से ही औद्योगिक जो आपकी वाणिज्यिक क्रांति है वो आई। तो उसके जो परिणाम जो है फिर दूरगामी जो है परिणाम हुए, उसके परिणाम स्वरूप ही ये क्रांति हुई। उनका जो है निम्नलिखित जो है आज हम आपको वर्णन करने वाले हैं। राष्ट्रीय राज्यों का उदय। पहले आपको पता है कि मध्यकाल में तो सामंतवाद का बोलबाला था। सारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो भूमि और कृषि के अंतर्गत जो है ना घूमती थी। तो इस सारे में सामंत जो है आपस में संघर्ष भी करते रहते थे, लड़ाई झगड़े। तो ये सारे जो थे तत्व जो है व्यापार के, उद्योग के विकास में बाधक थे। लेकिन धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ, उदय हुआ, नगरों की संख्या बढ़ने लगी। तो इस सारे से व्यापार का भी जो है उदय हुआ, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति हुई। उस प्रगति से फिर मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है, और मध्यम वर्ग जो है विशेष रूप से जो है व्यापार को बढ़ावा देता है। इसी समय एक इत्तिफाक लगाओ या जो है निरंकुश शासकों का भी जो है काल आता है। निरंकुश शासकों ने जो है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना कर दी अपनी शक्ति के बल पर। तो इस सारे से जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो चलती है, सामंतों को कमज़ोर करके। छोटे छोटे जो इलाके सामंतों वहाँ के शासक बन बैठे थे, वहाँ जो अराजकता, अव्यवस्था थी, अशांति थी, उस सारे का अंत कर एकीकरण कर दिया जाता है। इस सारे काम के लिए धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। धन होगा तो उससे आप सेना भी रख सकते हो, उससे आप राष्ट्रीय नीति बना सकते हो, आप उससे एक विशेष ढांचा जो है खड़ा कर सकते हो। तो इस धन अर्जन के लिए, इस धन शक्ति के लिए जो एक राष्ट्रीय नीति का जो है अपनाई गई, उस राष्ट्रीय नीति में हम पढ़ के आए हैं क्या किया गया। संरक्षण किया गया उद्योगों को, व्यापारियों को, इन सब का जो है संरक्षण देने से, राजकीय जो संरक्षण मिलने से इसका सबसे जो ज़्यादा लाभ उठाया इन नीतियों का, तो वो आपके 15वीं शताब्दी में फ्रांस और इंग्लैंड ने विशेष रूप से उठाया। फ्रांस की हम बात करते हैं तो लुई 11वें वहाँ के शासक थे। उन्होंने विशेष उन्नति व्यापार में और इसमें की। 2 ये विशेष राज्यों का जन्म हुआ था। और इंग्लैंड के थे हेनरी सप्तम। इन लोगों ने एक मुद्रा, नाप, तोल, ठीक है, ये सारी व्यवस्था एक जैसी बनाई। और क्या क्या इन्होंने किया, जहाज और बंदरगाहों का जो है विकास किया, जहाज़ों का निर्माण किया, बंदरगाहों का निर्माण किया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है आपके लुई 11वें ने जो प्रोत्साहन दिया था, इन सब लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। लुई 14वें ने फ्रांस में, और उनके मंत्री जो है कोलबर्ट ने। ये कोलबर्ट जो थे वाणिज्यिक विचारधारा के श्रेष्ठ लोगों में से एक थे। हेनरी सप्तम की अगर हम बात करते हैं तो हेनरी सप्तम ने भी जो है कई संधियाँ की, कई जो है नए नए प्रयोग उन्होंने किए, संरक्षण दिया। व्यापारिक देश से जो पड़ोसी देश थे उनसे संधियाँ कर आगे जो है व्यापार को बढ़ाया। फिर हेनरी अष्टम आए, एलिजाबेथ, ही इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। इन सब लोगों ने नीतियों को आगे बढ़ाया। एलिजाबेथ ने तो जो है इंग्लैंड को एक व्यापारी राष्ट्र ही बना दिया था, व्यापारी राष्ट्र ऐसा बोलने लग गए थे। 16वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो
तो इस क्षेत्र में जो है स्पेन, आपके पुर्तगाल और हॉलैंड भी जो है प्रमुख देश बनाए थे। धीरे धीरे जो है इन सब के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार भी बढ़ा, उपनिवेश भी बढ़े, स्थापना की गई। और इन राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना ने व्यापार का, वाणिज्य का, उद्योग के जो प्रसार का मार्ग है वो तय किया। इन लोगों ने धातु जो है आपके इकट्ठी की, सोना चांदी, उद्योगों को संरक्षण दिया, ये सब काम फिर चलता रहा। ये बिंदु संख्या हमने एक पढ़ी, विशेष रूप से राष्ट्रीय राज्यों का उदय। दूसरा बिंदु आप पुनर्जागरण पढ़ चुके हो, आपको ध्यान होगा पुनर्जागरण क्या था। भौगोलिक खोजें भी आप पढ़ चुके हो, धर्म सुधार आंदोलन भी पढ़ चुके हो। मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती है, रिपीट होती है या लिंक्ड होती है। तो उन सब को अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो उन घटनाओं का क्या प्रभाव, क्या उनकी कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या परिणाम थे, किस तरह से वो घटी, उनके आधार क्या थे, सब आप लोगों को और क्वेश्चंस को और जो उनसे संबंधित जो पार्ट है, टॉपिक है, कंसेप्ट है, उनको समझने में आसानी होती है। तो अब हम बात कर रहे थे कि वैचारिक आधार प्रदान किया व्यापार के उदय को, वाणिज्य के उदय को किसने? पुनर्जागरण ने। कैसे भूमिका जो है ना निभाई आधार की पुनर्जागरण ने? पहले जो था वो सारा धर्म का प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था, धर्म को ही लोग प्रमुख मानते थे। लोगों का मानना था कि जो है पारलौकिक जीवन जो है वो जरूरी है, उससे अध्यात्म से आप जो है मोक्ष पा सकते हो। लेकिन अब पुनर्जागरण ने उस प्रभाव को कम कर दिया, कम कर कर बौद्धिक चिंतन को, बौद्धिक बुद्धिजीवी बातों को जो है स्थान दिया। मानववाद था पुनर्जागरण में, प्रयोगवाद था, तर्कवाद था। इन सब विचारधाराओं ने, इनके अत्यधिक जोर ने कहा कि भी जो है ना इसी लोक में सुख सुविधा जो है भोगनी जरूरी है और इससे ही मनुष्य का जो पूर्ण जो विकास है वो हो सकता है। तो इस सारे ने जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी, इसके लिए जो है ना उन्होंने व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है और भौतिक जो समृद्धि है उसको आवश्यक बताया कि इन्होंने पुनर्जागरण काल के जो सुधारक थे उन लोगों ने। और इसमें रही खई कसर जो पूरी की विज्ञान का जो विकास था, विज्ञान के विकास ने, नई नई खोजों ने जो है आपके इस प्रभाव को, धर्म के प्रभाव को कम कर दिया। कम होने से और जो बाकी जो अच्छे विचार थे, अच्छे विचारों को, आधुनिक विचारों को फैलाने में, छापे खाने से फैलाने में जो है उसको मदद मिली। और इस सारे से जो है मानव का दृष्टिकोण बदला। अब वो कोशिश करने लगा धन कमाने की, सुख सुविधा की, भौतिक साधन जुटाने की। इस प्रकार से पुनर्जागरण ने प्रोत्साहन दिया व्यापार को, वाणिज्यवाद को। भौगोलिक खोजें हम पढ़ आए थे कि यूरोप के जो लोग थे उनमें उस समय साहस, उमंग, जोश काफ़ी थे और उस जोश को जो है कुछ सहारा मिला पुनर्जागरण से, खोजों से, विचारधारा के परिवर्तन से। साथ ही विज्ञान में भी उन्नति उस समय हो रही थी। विज्ञान की उन्नति से पृथ्वी और ब्रह्मांड का जो है ज्ञान लोग जो है पाने लगे थे, रुचि का विषय बन गया था। प्रिंटिंग प्रेस से जो मानचित्रों में जो सुधार आया, उस सब से जो है भौगोलिक खोजें, विशेष रूप से अगर हल्के और मजबूत जो जहाज़ बनने लगे थे जिससे समुद्री यात्रा बहुत आसान हो गई थी, पूर्ण जो है हवा के साथ जो है वो अब जहाज़ों को चला सकते थे। मैरिनार कंपास से जो है दिशा खोजना जो आसान हो गया था। तो कुल मिलाकर इन भौगोलिक खोजों को जो है शासकों ने भी पूरा जो है प्रोत्साहन दिया, योगदान दिया, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल जो है विशेष रूप से मुख्य रूप से आते हैं। इन शासकों ने विशेष प्रोत्साहन दिया था। पुर्तगाल का तो जो शासक था हेनरी, उसको द नेविगेटर बोला जाता था। उसकी प्रेरणा से ही बार्थोलोम्यूज जो था वो यात्रा पे जो है पहुंचा था। उसने खोज की थी आसान द्वीप तक पहुंचकर। उसके बाद उसी मार्ग से ही जो है वास्को डी गामा भारत पहुंच पाया था। और इसी प्रकार स्पेन के शासक के जो सहयोग से कोलंबस ने यात्रा शुरू की और अमेरिका की खोज की थी। इसी प्रकार से हेनरी जो सप्तम थे, शासक थे, हेनरी अष्टम, इंग्लैंड के हेनरी अष्टम, उनके सहयोग से जॉन कैबेट जो है उसने कनाडा को खोज लिया था। इसी तरह से मैंगलिन जो व्यक्ति था, पुर्तगाली नाविक था,
वो आपका अटलांटिक सागर दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाते हुए फिलीपींस द्वीप पहुंचा था, उसको उसने खोजा था। उसके बाद ये अभियान दल जो है चक्कर लगाकर विश्व का 1522 में स्पेन पहुंच गया था। इस सारे से ये जो खोज हुई, ये जो यात्रा हुई, जो जल मार्ग थे, यात्राएं थी, खोज थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है स्वरूप ही बदल गया। अब आपको हम ये भी पढ़ाए हैं कि भूमध्य सागर का महत्व जो है इस कारण से घट गया था, अटलांटिक सागर का महत्व बढ़ गया था। वेनिस जेनेवा जो इटली का जो है व्यापारिक एकाधिकार था समाप्त हो गया था। अब स्पेन, पुर्तगाल, हालैंड जो है देश प्रमुख भूमिका में आ गए थे। ये जहाज भरकर सामान लाने ले जाने लगे थे। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने उपनिवेश बनाए, उपनिवेश बस्तियाँ स्थापित की और सोना चांदी का जो खूब आयात किया, खूब जो है अपने देश में लेकर आए। तो कुल मिलाकर जो दूरगामी जो प्रभाव या परिणाम जो है इस चीज़ के हुए, वाणिज्यिक क्रांति के उदय में जो है भौगोलिक खोजों का जो दूरगामी प्रभाव मिला। चौथा जो बिंदु है धर्म सुधार आंदोलन, भी आप पढ़ चुके हो। इसने भी जो है निसंदेह जो है पूरा मार्ग प्रशस्त किया व्यापारिक गतिविधियों का। उस समय चर्च में जो है भ्रष्टाचार बढ़ गया था, पोप की निरंकुश सत्ता थी, उसके पास अनेकों अधिकार थे, दुराचार हो रहा था। उस सारे का ह्रास जो है धर्म सुधार आंदोलन ने किया। उन्होंने पोप की सत्ता पर सवाल उठाया और निरंकुशता को जो है बढ़ावा दिया। तो शासकों ने भी इसका लाभ उठाकर निरंकुश राज्यों की स्थापना की थी। राष्ट्रीय चर्च की संपत्ति पर अधिकार करके राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना कर दी गई थी। जो ये प्रोटेस्टेंट मत था, ये जो लोग थे, ये जो चर्च का जो अभियान चला धर्म सुधार का, तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपत्ति इकट्ठी करना, इसको जो है समर्थन दिया गया था इस विचार को। तो इससे हमें जो पता चलता है कि कैसे प्रोटेस्टेंट मत ने जो है योगदान दिया व्यापारी वर्ग की या मध्यम वर्ग के जो है स्वतंत्रता में और समृद्धि में। योगदान उनका अमूल्य योगदान था। इन लोगों ने, इस मत ने एक और बात कही कि उचित मूल्य पर चीज़ें बेची जाएं और ऋण पर जो है ब्याज जो है कोई गलत नहीं है, उचित ब्याज भी लेना ठीक है। तो इस बात को इन्होंने सिद्धांत को भी स्वीकृति दे दी। काल्विनवाद जो था उसने उद्यमशीलता को कहा कि गुण है, उद्यम परिश्रम करना जो है ना कोई गलत बात नहीं है, परिश्रम हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने ये भी माना कि संपन्नता से अगर आप जीवन जी रहे हो तो ये आध्यात्मिक जीवन ही है, बल्कि जो है दरिद्र जीवन जीना, जो है गरीबी में जीवन जीना जो है नरक के समान है, नरकवास है वो। तो इसी काल्विनवाद ने मितव्ययता, समय का महत्व और आपका परिश्रम का जो गुण था या महत्व था, इसको भी जो है बल दिया, इसको भी जो है उन्होंने माना। वेबर का तो ये कहना है कि विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट की जो भावना थी उसके कारण से ही पूंजीवाद का जो है विकास हुआ। कुल मिलाकर उसका बड़ा योगदान था। इस सारे से स्पष्ट हो गया हमें कि जनमानस में जो व्यक्तिगत संपत्ति जोड़ने की जो भावना है वो ज़्यादा बढ़ आई थी और जोर पकड़ना उसने शुरू कर दिया था।